हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप लोग। होप आप सभी अपने पढ़ाई की तैयारी कर रहे होंगे। आज का जो सेशन है जिसमें हम लोग 50 इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपको पता ही है, जो 1500 हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेज कर रहे हैं, राइट। तो आज ये लेक्चर नंबर 2 होगा जिसमें आज हम लोग कवर करेंगे टोटल 50 नंबर ऑफ इडियम्स। बच्चों, ये यूट्यूब पे पहली बार हो रहा है जो इडियम्स को ऐसे सम ओरिजिन कहाँ इसकी उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति कहाँ से हुई है, क्यों ऐसा फ्रेजेज और इडियम्स बनाया गया है, कहाँ से आया है, इस पे चर्चा करेंगे। एंड आई कैन गिव यू द गारंटी कि एक बार आपने उसको पढ़ लिया, फिर कभी भी लाइफ में कोई भी एग्जाम में आप इडियम्स में गलती कर ही नहीं सकते हो, राइट। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आनंद और आप हैं आनंद विद इंग्लिश सर। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, यू मस्ट सब्सक्राइब इट, लाइक द सेशन इफ यू लाइक, और कमेंट करिए आपको क्या चाहिए। लेट्स स्टार्ट। पहला जो आज आप अपना जो इडियम्स है, टू स्टील अ मार्च, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये होता है जो बिना बताए बढ़त हासिल करना या चुपचाप किसी पर बढ़त हासिल कर लेना, ठीक है। टू स्टील अ मार्च। अब इसका ओरिजिन कहां से आया है? जब आर्मी, दो दो आर्मी, जैसे दो दुश्मन आर्मीज है, राइट। और इन दोनों को पता होता है जो कौन कितना बढ़त बना सकता है, मतलब एक दूसरे की तरफ कितना वो आ सकता है, वो एक्सपेक्टेड होता है। लेकिन रात में आर्मी नंबर 1 ने क्या किया, उनके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा वो बढ़त बना लिया। तो जाहिर सी बात है जो एडवांटेज है उसको, विदाउट नोइंग द एनिमी, राइट। तो इसलिए ये जो इसका ओरिजिन है, टू स्टील अ मार्च। मार्च क्या होता है? मार्च जो होता है गाइज, ये मिलिट्री से रिलेटेड होता है, ठीक। तो आर्मी जो समटाइम्स सेक्रेटली मार्च ड्यूरिंग द नाइट टू सरप्राइज द एनिमी बाय रीचिंग अ पोजीशन अर्लियर देन एक्सपेक्टेड। यही है, जो एक आर्मी दूसरे आर्मी को सरप्राइज देता है, उनको दूसरे को ये लगता है जो नहीं, ये नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन रात में वो पहुंच जाता है। तो टू स्टील अ मार्च यहीं से आया, जो बिना बताए बढ़त हासिल करना, चुपचाप किसी पे बढ़त पा लेना, ठीक है। उसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। बाय सबमिटिंग हर एप्लीकेशन अर्ली, सी स्टोल अ मार्च ऑन अदर कैंडिडेट। अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली कोई स्कीम है कहीं, और आपके 5 फ्रेंड्स है, आपने डिसाइड किया जो एक जगह चलना है और उसमें अप्लाई करना है, और एक वन ऑफ योर फ्रेंड्स वेंट अर्ली और उन्होंने एप्लीकेशन दे दिया, राइट। तो आप लोगों को बिना बताए उन्होंने एप्लीकेशन दिया है, तो उसी को हम कहेंगे सी स्टोल अ मार्च, ठीक है। बिना बताए बढ़त हासिल करना, चुपचाप किसी पे बढ़त हासिल करना। आई होप आप इसको पसंद कर लिए होंगे, राइट, मतलब याद हो गया होगा। अब एक यहाँ ये बात है जो, नो सी, इफ यू आर ऑलरेडी यू नो यू आर एक्सपर्ट और यू नो द इडियम्स एंड फ्रेजेस, आप इसको 1.5x के स्पीड से देख सकते हो, क्योंकि 50 जो इडियम्स है उसको डिस्कस करने में 1 आवर तो लग ही जाएगा, राइट। तो आप उसको 1.x या 2x करके देख सकते हो, ठीक है। अपना जो दूसरा है, एट वंस विट्स एंड। एट वंस विट्स एंड। अब बच्चों, इसका मतलब हम पहले समझ लेते हैं। टू बी सो वरीड, कंफ्यूज, annoyed दैट यू डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। आप इतना परेशान हो जाते हो, आप बेहद परेशान हो जाते हो, असमंजस की स्थिति बनी रहती है, ये समझ में नहीं आता है क्या करे क्या नहीं करे। अब इसका ओरिजिन कहाँ है? ये विट्स मतलब क्या होता है? जो ये आपका थिंकिंग और रीजनिंग, विट्स, विट्स मतलब होता है आपका थिंकिंग, राइट। तो कोई इंसान अपने थिंकिंग के अंतिम चरण पे है, मतलब उसका मतलब है उसको पता ही नहीं है जो आगे क्या होगा। दे रन आउट ऑफ आइडियाज और सॉल्यूशन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कि एट वंस विट्स एंड। आप इसको यदि पढ़ना चाहते हो तो आप वीडियो को पॉज करके उसको पढ़ लेना, ठीक है। इसका मतलब यही है। तो आपको पता ही नहीं है जो आप क्या करने हो, मतलब यू आर इन एक हिंदी में शब्द है किम कर्तव्य मूड, राइट। क्या करें क्या नहीं करें, उस स्थिति में आप हो, असमंजस की स्थिति में, राइट। अब इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। कोई माँ है और एक छोटा सा बेबी बच्चा है, ठीक है, और वो बच्चा रो रहा है। तो उसको, आफ्टर ट्राइंग एवरी ट्रिक टू काम द क्राइंग बेबी, शी वॉज एट हर विट्स एंड। अब जो बहुत रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, अब माँ जो है बहुत तरीका अपना ली है, अलग अलग तरीका अपना ली है जो उसको चुप कराया जाए, क्राइंग बेबी को, लेकिन चुप नहीं हो रहा है। दैट मीन्स सी वॉज एट हर विट्स एंड। वो बिल्कुल असमंजस की स्थिति में, परेशान है, समझ में ही नहीं आ रहा है क्यों, क्या क्या करे क्या नहीं करे कि रोता हुआ बच्चा चुप हो जाए, ठीक है। तो एट वंस
विट एंड्स। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आज का जो तीसरा है इडियम्स, एडम्स एल। एडम्स एल, अब ये क्या है, ये बाइबल से स्टोरी लिया गया है। इसका मतलब प्लेन वाटर होता है। एडम्स एल मतलब प्लेन वाटर होता है। अब ये जो इसका ओरिजिन हम देखते हैं बच्चों, ये बाइबल बाइबल आपको पता ही है, क्रिश्चियन का वो होली होली बुक होता है, ठीक है। तो इसमें है द फर्स्ट मैन, एडम क्या था, वो फर्स्ट मैन था, लिव्ड इन द गार्डन ऑफ ईडन वेयर देयर वाज नो अल्कोहल ओनली वाटर। अब जो ये जो ईडन के गार्डन में अल्कोहल नहीं था, सिर्फ प्लेन वाटर था, तो इसलिए एडम्स एल को ये कहा जाता है, जो अ काइंड ऑफ, जब आप ह्यूमरसली रेफर करते हो प्योर और नेचुरल ड्रिंक वाटर को, तब आप एडम्स एल उसको कहोगे, ठीक है। अब इसका जो सादा पानी होता है या प्राकृतिक रूप से मिलने वाला पानी होता है, जैसे झरने या नदी का पानी, उसको हम एडम्स एल कहते हैं। बिल्कुल ध्यान, आप इसको ऐसे याद रखना है, ये बाइबल से लिया गया है। जो एडम था वो कहाँ रहता था, पहला जो आदमी था वो ईडन गार्डन में रहता था, जहां सिर्फ देयर वाज नो अल्कोहल, अल्कोहल नहीं था, सिर्फ क्या था, पानी ही पानी था, राइट। तो ये उसको प्लेन वाटर को एडम्स एल कहा जाता है, राइट। आफ्टर ऑल दो सुगरी ड्रिंक्स ही फाइनली आस्क फॉर सम एडम्स एल। एकदम कोक्स, तो फेंटा, तो स्प्राइट, थम्स अप पिए जा रहा है, जितना भी शुगरी ड्रिंक्स है, जूस, एप्पल एप्पी जो भी है वो पिए जा रहा है। और उसके बाद वो एडम सेल का डिमांड किया, राइट। तो पानी का प्लेन वाटर, राइट। नाउ आज का जो चौथा है हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन्स चॉइस, अब बच्चों एक चीज आपको पता होगा, जितने भी ये स्टोरी हैं, सिर्फ वेस्टर्न कल्चर या वेस्टर्न कंट्रीज या वेस्टर्न हिस्ट्री से ही क्यों आ रहा है, क्योंकि इंग्लिश ही है उन लोगों का भाषा, राइट। हम लोग उसको अपना रहे हैं या अपनाए हैं, इसलिए जितना भी ओरिजिन होगा वो आप समझो वेस्टर्न कंट्रीज से ही आएगा, ठीक है। हॉब्सन्स चॉइस, हॉब्सन्स चॉइस मतलब क्या होता है, आपके पास एक ऐसा चॉइस है, सिर्फ एक ही चॉइस है, आप या तो उसको उस चॉइस को लो या ना लो, यू हैव ओनली वन चॉइस। अ हॉब्सन चॉइस, एक ऐसा सिचुएशन जहां आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल हो, तो उसको क्या कहते हैं, हॉब्सन चॉइस कहते हैं। अब इसका ओरिजिन क्या है, ये हॉब्सन कौन था, ये एक स्टेबल ओनर था। स्टेबल ओनर, स्टेबल मींस क्या होता है, जो घोड़ अस्तबल, जिसको अस्तबल आप कहते हो, जहां घोड़ा रहता है, तो वो ओनर था। अब लोग उनसे घोड़े रेंट पे लेने आते होंगे या फिर मांगने आते होंगे, तो ये मान लेते हैं स्टेबल है और यहाँ एक डोर है, ठीक है। अब लोग आ रहा है घोड़ा मांगने, ये मान लेते हैं हॉर्स है। अब ये जो हॉब्सन का ये स्टेबल है, अब जो नियर द डोर जो भी घोड़ा होता था, उस जो भी बंदा आता था उसको वही लेना होता था। ये सामने वाले कस्टमर को कोई चॉइस नहीं होता था, जो भैया मुझे ये दे दो, ब्लैक कलर का दे दो, ग्रे कलर का घोड़ा दे दो, कुछ नहीं, जो डोर के सामने है वो लो, लेना है लो, नहीं तो जाओ। तो इस बंदे का नाम हॉब्सन्स था और उसका चॉइस, मतलब आप समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ, जब आपके पास सिर्फ एक विकल्प हो तो उसको हम हॉब्सन चॉइस कहते हैं। शायद ये क्लियर हो गया होगा ये स्टोरी। द लैंडलॉर्ड टोल्ड us we could either accept the rent increase or move out. It was a Hobson choice. अब आप कहीं रेंट पे रह रहे हो, स्टूडेंट हो, रेंट पे रह रहे हो, राइट। अब भाई रूम ऑनर आया, जो मकान मालिक जिसको कहते हो, और वो कह रहा है जो 10% बढ़ेगा, मान लेते हैं 5000 आपका रूम रेंट था, तो 5500 होगा। अब कह रहे हो आप, वाई इतना महंगा क्यों, बोल रहे हैं आपके पास ऑप्शन चॉइस है भैया, या तो आप रेंट आगे बढ़ाओ या फिर मूव आउट हो, यहां से जाओ, राइट। तो ऑप्शन चॉइस मीन्स ऐसा सिचुएशन जहां आपके पास सिर्फ और एक ही ऑप्शन है, आप लो या छोड़ो, इसको हम ऑप्शन चॉइस कहते हैं, राइट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है पिलर टू पोस्ट। पिलर टू पोस्ट मतलब, इसका मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह भटकना, इधर उधर भटकना, किसी काम को करवाने के लिए बार बार अलग अलग जगह भेजा जाना, ठीक है। तो या टू बी सेंट और फोर्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यूजुअली इन अ फ्रस्ट्रेटिंग और अनहेल्पफुल वे। अब आप एग्जाम का फॉर्म भर रहे हो, राइट, यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर रहे हो, एग्जाम करने यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर रहे हो जो ऑफलाइन है, आपको यूनिवर्सिटी जाके फॉर्म भरना होगा। इस काउंटर पे आप गए, वहां बोला अरे ये सर्टिफिकेट तो है ही नहीं तुम्हारे पास, अब आपको भेज दे वहां। अब यहाँ कह रहा है नहीं सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये काउंटर नहीं है, ये काउंटर पे आपका एग्जाम फॉर्म फिलअप मतलब यह लिया जाएगा। मींस इधर उधर आप भटक रहे हो, आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो।
So what you are doing, you are moving pillar to post to fill your university form, right? तो हम इसी को कहते हैं पिलर टू पोस्ट, इधर उधर भटकना। इसका ओरिजिन ये है, जो पुराने टाइम में क्या होता था, पनिशमेंट दिया जाता था, तो लोगों को दौड़ा दौड़ा के इधर उधर, जैसे अब किंग है तो उसको पनिशमेंट देगा, तो जाहिर सी बात है जो पीपल वर चेज्ड और ड्रैग फ्रॉम वन प्लेस लाइक अ पिलर टू अनदर टू पोस्ट, एक जगह से दूसरी जगह घसीटा जाता था, तो बाद में ये धीरे धीरे ये बनता गया जो पिलर टू पोस्ट, समझ रहे हो? नेक्स्ट जो अपना आज का है, आई होप ये सेशन अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। आप बिल्कुल अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, बिकॉज ये सारे जो जितने इडियम्स फ्रेजेज हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब एग्जाम के लिए बच्चों। इसके बाद बहुत कुछ आने वाला है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोसैनो, फिल इन द ब्लैंक्स, इसके बाद ग्रामर पे हम अलग अलग लेक्चर लेंगे, बहुत सारा। आप जाओ, अब एक नया सेशन स्टार्ट हुआ है, एक नया सीरीज जो आपको 5 ग्रामर रूल्स डेली थ्रू स्पॉटिंग एरर्स के थ्रू सिखाया जाएगा, जो कॉमन एरर होता है उसके माध्यम से सिखाया जाएगा। तो इसलिए ये जो चैनल है, दिस इज डेडिकेटेड फॉर योर इंग्लिश सेक्शन, चाहे आप जौन सा भी एग्जाम दे रहे हो, जो भी एग्जाम है आपका, चाहे एसएससी हो, एसएससी से सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो, जहां भी इंग्लिश का सिलेबस, या फिर एनडीए, सीडीएस, या आईबी का आने वाला है, तो हर जगह ये आपको काम देगा। टू फेस द म्यूजिक, टू फेस द म्यूजिक मीन्स क्या होता है कि एक ऐसा कोई भी परिणाम जो आपको उसका सामना करना पड़े, अपनी गलती या बुरे काम के नतीजों को झेलना। आपसे गलती हो गई है, राइट? अब उसका जो कॉन्सिक्वेंसेज होगा उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो, राइट? अब इसका जो और ओरिजिन देखते हैं इस इडियम्स का, तो ये कहां से आता है? अब देखो, ये थिएटर है, ऑर्केस्ट्रा है, राइट, और ये एक्टर है, यहाँ ऑडियंस भरा हुआ है, 1000, 10,000, 15,000, ये स्टेज हो गया, 10,000, 15,000 ऑडियंस भरा हुआ है, और ये जो एक्टर है वो न्यू एक्टर है, वो नर्वस हो रहा है, राइट? लेकिन उसको जाना तो पड़ेगा, स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए जाना पड़ेगा, राइट? और जो भी हो, उसको ब्रेवली वो उसको डील करेगा, राइट? तो यही है, दिस कम्स फ्रॉम थिएटर वेयर एन एक्टर मस्ट गो ऑन स्टेज एंड फेस द ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक, नो मैटर हाउ नर्वस ही हैज टू ब्रेवली डील विद द कॉन्सिक्वेंसेज। अब जो भी जितना भी नर्वस हो, इससे कोई मतलब नहीं है, ये जनता को, ऑडियंस को उसको फेस करना पड़ेगा। तो कहने का ये यहीं से आया है, राइट? तो अब जो द फेस टू फेस द म्यूजिक, इसका मीनिंग ये हो गया, जो कोई भी परिणाम हो आपको भुगतना होगा, आप अपनी गलती का परिणाम, जो गलती किए हैं उसको, इसकी सजा झेलना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, आफ्टर कॉपिंग इन द एग्जाम रोहन हैड टू फेस द म्यूजिक व्हेन द टीचर कॉट हिम। अब आप कॉपी कर रहे थे एग्जाम में और टीचर ने आपको पकड़ लिया, अब टीचर जो भी सजा दे, यू हैव टू फेस द म्यूजिक, राइट? जो भी सजा, आपने गलती किया है, गलती क्या किया है? आप कॉपी कर रहे थे, चीटिंग करना तो अलाउड है नहीं, और आप चीटिंग कर रहे थे, एग्जामिनर जो है वो आपको पकड़ लिया, अब आपको चाहे वो एक्सपेल करे, वहां से हटाए, डिसमिस करे, फिर 1 घंटा डिले करके दे, जो भी आपको हो वो आपको फेस करना पड़ेगा। तो परिणाम को फेस करना मीन्स टू फेस द म्यूजिक, राइट? नेक्स्ट जो आज का है, ये है 7th आएगा। 7th में फ्रॉम लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। अब देखो, लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, इसको आप ऐसे समझो, जो मुश्किल से गुजारा करना, आवश्यकताओं को पूरा करने लायक की आय होना, बचत ना कर पाना, इसका मतलब गरीबी होता है, आप ये समझ लो। आप इसको ऐसे समझो, कोई चीज आपके हैंड में है खाने वाला, तो वो मुंह में जाएगा ही, राइट? पुराने टाइम में जो गरीब लोग होते थे, राइट, तो उसके पास वो जितना ही कमा और वो आजकल भी होता है, ऐसा नहीं है पुराने टाइम में, इवन टुडे इट इज हैपनिंग, कि जितने भी गरीब लोग हैं, जो भी कमाता है वो खाता है, राइट? तो सिर्फ वो आवश्यकता को पूरा करने लायक ही उसके पास इनकम होता है, कोई स्टोर नहीं करता है, कोई सेविंग नहीं होता, जस्ट सर्वाइविंग, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ, जो टू हैव जस्ट एनफ मनी टू सर्वाइव विद नथिंग लेफ्ट फॉर सेविंग और एक्स्ट्रा, मीन्स आपके पास उतना ही धन है जो सिर्फ आप सरवाइव कर पाओ, मुश्किल से गुजारा कर पाओ, ठीक है? तो लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, कमिंग फ्रॉम अ पुअर बैकग्राउंड, मीनाज फैमिली लिव्ड फ्रॉम
हैंड टू माउथ एंड कुड नॉट अफोर्ड एक्स्ट्रा ट्यूशन। अब मीना नाम की लड़की है, वो गरीब परिवार से आती है, वो ट्यूशन एक्स्ट्रा ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकती है क्योंकि उनके परिवार जो है किस कंडीशन में, गरीबी के कंडीशन में है। मीनाज फैमिली लिव्ड फ्रॉम हैंड टू माउथ, राइट। तो मुश्किल से गुजारा होना, आवश्यकताओं को पूरा करने लायक ही आपके पास इनकम है, आप बचत नहीं कर पा रहे हो, इन सब सेंस में क्या है, ये यूज होगा लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। होप आप समझ रहे हो। नेक्स्ट है सो वाइल्ड ओट्स। ये ओट्स क्या होता है, एक प्रकार का दाना होता है बच्चों, और ये जो है अ काइंड ऑफ जो पुराने टाइम में उसको फार्मर यूजलेस समझते थे, ठीक है। तो अब यूजलेस चीज को आप यू नो उसको आप सोइंग कर रहे हो, उसको बो रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तो वो यही कह रहा है, सोइंग वाइल्ड ओट्स मीन्स वेस्टिंग टाइम प्लांटिंग समथिंग दैट गिव्स नो बेनिफिट्स। अब धीरे धीरे क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया, जो आप ऐसे टाइम पे ऐसी चीजों पर टाइम वेस्ट जाया कर रहे हो जो अनप्रोडक्टिव है, ठीक है, स्पेशली इन यूथ। तो सो वाइल्ड ओट्स का मतलब ये हुआ जो जवानी में लापरवाह और मस्ती भरा जीवन, ये यूथ, जब जब भी सो वाइल्ड ओट्स वाली बात हो जाए तो उसमें यूथ आ जाएगा। यूथ मतलब जवानी को बर्बाद करना, जवानी को लापरवाह और मस्ती में जीना, इस तरह से आपको इसको याद रखना है। जैसे कि टू एंगेज इन केयर फ्री इंपल्सिव और रेकलेस बिहेवियर स्पेशली इन यूथ बिफोर सेटलिंग डाउन। सो वाइल्ड ओट्स का मतलब होता है जो जवानी को आप इधर उधर बेफालतू टाइम पास कर रहे हो, मस्ती भरा जीवन जी रहे हो, इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो, कोई प्रोडक्टिव काम अपने जवानी में नहीं कर रहे हो, यू आर सोइंग वाइल्ड ओट्स, राइट। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ड्यूरिंग कॉलेज, कॉलेज के दौरान अर्जुन शोड हिज वाइल्ड ओट्स बाय पार्टिंग स्कीपिंग क्लासेस बिफोर ही गॉट सीरियस अबाउट हिज स्टडी। जो कॉलेज के दौरान अर्जुन जो है पार्टी कर रहा था, और पार्टी करके वो क्या कर रहा था, ही शोड हिज वाइल्ड ओट्स बाय पार्टिंग एंड स्कीपिंग क्लास बंक करके, बिफोर ही गॉट सीरियस अबाउट, मतलब वो अपने स्टडी के प्रति सीरियस होने से पहले जो अर्जुन जो है पार्टी करके क्लास बंक करके क्या कर रहा था, ही वाज शोइंग हिज वाइल्ड ओट्स, ठीक है। तो इसका मतलब जवानी को लापरवाही में व्यतीत करना, स्थिर जीवन अपनाने से पहले उन्मुक्त जीवन जीना, जो भी कह लो इसको, ठीक है। अब एंडेड इन अ फियास्को, बिल्कुल कंप्लीट फेलियर जो होता है ना, एम्बैरेसिंग फेलियर, उसको क्या कहते हैं, टू रिजल्ट इन अ कंप्लीट एंड एम्बैरेसिंग फेलियर एंडेड इन फियास्को। इसका ओरिजिन हम देख लेते हैं। ये फियास्को मतलब क्या होता है, ये इटालियन शब्द है, इसका मतलब बोटेल होता है, राइट। और ये जब जब इटालियन थिएटर में कोई जो परफॉर्मेंस खराब हो जाता था, तो उसको वहां के लोग फार फियास्को बोलते थे। क्या बोलते थे, अब ऐसा क्यों यूज होता था ये पता नहीं, लेकिन फार फियास्को मतलब कंप्लीट फेल्योर, राइट, डिजास्टर, एम्बैरेसिंग फेल्योर। तो धीरे धीरे ये इधर आ गया इंग्लिश के तरफ, और ये बन गया मुहावरा, एंडेड इन अ फियास्को। कोई चीज, कोई काम बिल्कुल कंप्लीट फेल्योर हो जाए, जैसे कि द द स्टार्टअप स्टार्टेड बाय राम एंडेड इन फियास्को। बिल्कुल, अब जैसे बैजू का आप देख लो, तो क्या है, एंडेड इन फियास्को हो गया, मतलब बिल्कुल कंप्लीट फेलियर हो गया। तो टू रिजल्ट अ कंप्लीट एंड एम्बैरेसिंग फेल्यूर, बुरी तरह असफल हो जाना, बुरी तरह से नाकाम हो जाना, शर्मिंदगी का कारण बनना। अब जिस कंपनी की वैल्यू बिलियन में होती थी, आज वो करप्ट हो गया है, राइट, बैंकक्रप्ट हो गया, नॉट करप्ट, बैंकक्रप्ट हो गया, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। दे ट्राई टू कुक अ रोमांटिक डिनर टुगेदर। अब एक कपल है, दोनों रोमांटिक डिनर, ये कोशिश किया जो वो रोमांटिक डिनर कुक करें, बट एंडेड इन अ फियास्को व्हेन दे बर्न्ड एवरीथिंग एंड सेट ऑफ द स्मोक अलार्म। सेट ऑफ मींस क्या होता है, स्टार्ट करना। तो दोनों वाइफ हस्बैंड रोमांटिक डिनर कर रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल कंप्लीट फेलियर हो गया जब वो उसका सब कुछ जल गया, राइट। तो इस तरह से हम देखते हैं, जो इसका एंडेड इन अ फियास्को मतलब कंप्लीट फेलियर हो जाएगा। आप ओरिजिन को भी याद रख सकते हो। रेड लेटर डे। अब रेड लेटर डे क्या होता है,
कोई ऐसा दिन जो आपके लिए बहुत ही स्पेशल हो, मेमोरेबल हो, ऐसा दिन जो वर्थ सेलिब्रेटिंग हो, सेलिब्रेट कर पाए उस दिन को, जॉयफुल हो, तो उसको हम कहते हैं रेड लेटर डे। अब इसका ओरिजिन क्या है, जो आप कैलेंडर में अभी भी देखते हो, जो छुट्टी का दिन होता है ना, वो रेड से कलर से होता है ना। जैसे सैटरडे संडे आया तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस वाले क्या होते हैं, बिल्कुल खुश हो जाते हैं, राइट। तो इसका अब ये नहीं जो हम हर संडे सैटरडे को रेड लेटर डे कहते हैं, ऐसा नहीं है। मैं एक आपको ओरिजिन इसका बता रहा हूं। जो पुराने टाइम में क्या होता था, ओल्ड कैलेंडर में जितने भी हॉलीडे या सेंट डे जो भी है वो रेड इंक से मार्क किया जाता था, ठीक है। और जो रेगुलर डे होता था वो ब्लैक से। अब जो रेड लेटर डे लोगों को मतलब इस तरह से याद, मतलब सहायता हुआ, जो रेड लेटर डे कब होगा, जब फेस्टिवल और कोई इवेंट होगा। और धीरे धीरे ये जो है ओल्ड टाइम से अब क्या हो गया, इस वर्ड का मीनिंग रेड लेटर डे मीन्स जो ऐसा दिन जो आपके लिए स्पेशल हो, जॉयफुल हो, मेमोरेबल हो, उसको रेड लेटर डे कहते हैं। बहुत ही खास और यादगार दिन, खुशी और उत्सव का दिन। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, द डे सी गॉट हर स्कॉलरशिप वाज अ रेड लेटर डे इन हर लाइफ। मान लेते हैं जो एक लड़की है, लड़की का नाम कुछ भी आप ले लो, एक्स वाई जेड, और बहुत तमन्ना थी जो वो कहाँ जाए, फॉरेन करने, स्टडी करने जाए, और स्कॉलरशिप उसको मिल गया, राइट। तो उसके लिए ये जिस दिन स्कॉलरशिप मिला, उस दिन उसके लिए ये क्या हो गया, रेड लेटर डे हो गया, बहुत ही स्पेशल हो गया। होप ये समझ रहे होगे आप, राइट। नेक्स्ट जो है, सॉरी, 11, चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड मीन्स क्या होता है, जो इंसान या करेज लैक करता हो, मतलब डरपोक हो, जिसमें हिम्मत की कमी हो, जो टिमिड हो, स्केयर्ड हो, उसको क्या कहते हैं, चिकन हार्टेड। अब जाहिर सी बात है, आप चिकन को देख लो ना, मतलब जैसे कि इसका हम ओरिजिन देखते हैं। दिस कम्स फ्रॉम द आइडिया चिकन गेट स्केयर्ड इजिली। चिकन जो है इजिली, आपको जितना मुर्गा मुर्गी है इजिली वो स्केयर्ड हो जाता है। दे रन अवे एट सडन मूवमेंट और लॉर्ड नॉइज। जैसे ही कोई ज्यादा हल्ला हुआ या सडन मूवमेंट हुआ तो वो भाग जाएगा। सो कॉलिंग समवन चिकन हार्टेड मीन्स दे हैव अ वीक हार्ट लाइक चिकन। अब ऐसा पुरुष, ऐसा महिला जिसका हार्ट चिकन जैसा हो, तो उसको हम कहते हैं चिकन हार्टेड, इजिली फ्राइटेन एंड लैकिंग ब्रेवरी। Over time, it became a common way to describe someone who is timid or fearful. ऐसा इंसान जो timid हो, timid मतलब डरपोक, fearful मतलब डरपोक, courage नहीं हो, scared हो, उसको हम कहते हैं chicken hearted. Hope you understood this. He wanted to ask his crush out, but was too chicken hearted to say a word. आप इजिली इसका मीनिंग देख सकते हो, जो बहुत ही कमजोर हृदय वाला था वो, ठीक है। नेक्स्ट, टू गो थ्रू फायर एंड वाटर। कहते हैं ना, आपको अग्नि परीक्षा देना होगा, राइट। तो हर मुश्किल का सामना करना, किसी के लिए किसी भी कठिनाई से गुजरने को तैयार होना, तो उसको हम क्या कहते हैं, टू गो थ्रू फायर एंड वाटर। अब जितने भी आप पुराने कहानी और सेइंग है, उसमें आप देखते हो जो ब्रेव लोग होते हैं, इंड्योर एक्सट्रीम हार्डशिप लाइक फायर एंड वाटर टू प्रूव लॉयल्टी और करेज। जो अपने साहस और लॉयल्टी को प्रूव करने के लिए, इंड्योर मतलब क्या होता है, जो पेन को सहना, जो एक्सट्रीम हार्डशिप होता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, राइट। तो हर मुश्किल का सामना करना, किसी भी कठिनाई से गुजरने के लिए तैयार होना। अब देखते, टू फेस ग्रेट डिफिकल्टीज और डेंजर फॉर समवन और समथिंग टू मेक एनी सैक्रिफाइस, राइट। अब इसका एग्जांपल आप देख लो, सी स्टूड बाय हिम ड्यूरिंग एवरी हार्डशिप, सी वाज रेडी टू गो थ्रू फायर एंड वाटर फॉर द रिलेशनशिप। अब आप देखते हो प्रेम कहानी होता है, राइट। कई जगह आप देखते हो ये एक्स लड़का है और वाई लड़की है। अब दोनों में इतना गहरा संबंध है कि इतना बढ़िया रिलेशन है, और मान लेते हैं जो दोनों के मिलन को समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ड्यू टू एनी रीजन, राइट। लेकिन लड़की कह रही है जो मैं हर मुश्किल से गुजरने को तैयार हूं तुम्हें पाने को, राइट। तो इसका मतलब यही हो गया, सी स्टूड बाय हिम। अब भाई लड़का है तो कभी भी उनकी पिटाई हो सकती है, कभी भी उसका जॉब जा सकता है, कभी भी पुलिस उसको पकड़ सकती है, यदि समाज की इन्फ्लुएंशियल लोग उसको ये चाहते जो वो दोनों ना मिले, तो हार्डशिप तो होगा ही। आज जॉब है, कल जॉब नहीं रहेगा। तो ये लड़की कह रही है इनसे कि आई विल स्टैंड बाय यू ड्यूरिंग एवरी हार्डशिप, चाहे जो भी कठिनाइयां हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। शी वॉज रेडी टू गो थ्रू फायर एंड वाटर
फॉर देयर रिलेशनशिप, अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए वो किसी भी मुश्किल का सामना करने को तैयार है। टू गो थ्रू फायर एंड वाटर, ये शायद आप याद हो गया होगा ये। 13 विल ओ द विस्प, विल ओ द विस्प मतलब क्या होता है? मृग तृष्णा। आप जानते हो मृग तृष्णा? मृग तृष्णा का नाम सुना है? जैसे कि भगवान राम सीता माता के कहने पे ये जो हिरण मृग तृष्णा को पकड़ने गया, वो था नहीं कुछ, राइट, लेकिन लग रहा था ये वाइल्ड चीज था, मतलब ऐसे चीज जो दिखती तो है लेकिन हाथ कभी नहीं आएगी, धोखा देने वाला लक्ष्य, उसको विल ओ द विस्प कहते हैं। ठीक, जैसे कि ही चेज द आइडिया ऑफ बिकमिंग फेमस ओवरनाइट बट इट टर्न आउट टू बी अ विल ओ द विस्प। अब ये जो भाई साहब है, एक XYZ भाई साहब है, वो रातों रात फेमस होने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन ये क्या हो गया? विलो विस्प, मृग तृष्णा हो गया, ऐसा लक्ष्य, धोखा देने वाला लक्ष्य हो गया। ठीक है, इसका जो ओरिजिन है बच्चों, ये पुराने टाइम में, ये ओल्ड जो फोकलोर है, उसमें क्या होता था? स्वैम्प, स्वैम्प मतलब पता है क्या होता है? स्वैम्प मतलब दलदल वाला भूमि है, तो वहां कुछ लोगों को मिस्टीरियस लाइट पता दिखाई दिया, और उसको लगा जो ये स्पिरिट है, कोई डिवाइन पावर होगा, और लोग उसको पकड़ने गए, लेकिन कुछ था ही नहीं वहां। तो वहीं से ये आया विलो द विस्प। विलो द विस्प मीन्स मृग तृष्णा, जो धोखा देने वाला लक्ष्य, जो आपको दिखाई तो देता है लेकिन आपके हाथ कभी नहीं आएगा, तो इसलिए उसको हम विलो द विस्प कहते हैं। Now next 14 an axe to grind। an axe to grind मतलब क्या होता है? जो निजी स्वार्थ होना, मतलब अपने मतलब निकालने के लिए कोई बात करना या समर्थन करना, उसको an axe to grind कहते हैं। अब एक जो ये कहां से आया है? जो राइटर जो हैं चार्ल्स माइनर 1800 में, वो उन्होंने लिखा, एक उनकी कहानी में था, जो एक आदमी है एक बच्चे को ट्रिक करके वो अपना जो जो ये इंसान ने उस बच्चे को ऐसा ट्रिक किया कि उसका जो एक्स है उसको शार्प करने लगा, मतलब उस इंसान के पास सेल्फिश और सीक्रेट एजेंडा था, राइट। तो यहीं से आया है, जो बंदा बहुत ही ज्यादा निजी स्वार्थी हो जाता है, अपने मतलब निकालने के लिए कोई बात का समर्थन करता है, तो उसी को कहते हैं एन एक्स टू ग्राइंड। टू हैव अ पर्सनल इंटरेस्ट, हिडन मोटिव, सेल्फिश रीजन बिहाइंड डूइंग समथिंग, राइट। जैसे कि ही सपोर्टेड द न्यू rule for the discipline but because he had an axe to grind with the noisy student, he supported the new rule not for discipline, sorry, he supported, उन्होंने सपोर्ट क्या किया? जो द न्यू रूल नॉट फॉर डिसिप्लिन, जो नया रूल आया था जो डिसिप्लिन के लिए नहीं था, उसको सपोर्ट किया बिकॉज ही हैड एन एक्स टू ग्राइंड विद द नॉइजी स्टूडेंट। इसका कुछ निजी स्वार्थ था, उन जो हल्ला करने वाले बच्चों के साथ उसका कुछ निजी स्वार्थ था, राइट। आपके भी कई ऐसे दोस्त होंगे जो आपके साथ यही कर रहे होंगे, राइट। तो आप ऐसे लोगों से बचना चाहिए, बिकॉज मेनी ऑफ योर फ्रेंड हैज एन एक्स टू ग्राइंड विद यू। ठीक है, आज का 15 नंबर जो है, किक द बकेट। किक द बकेट, ये इनफॉर्मल वे में या हास्यास्पद रूप से, औपचारिक या हल्के फुल्के अंदाज में हम कहते हैं किसी का मर जाना, ही किक द बकेट, राइट। अब ऐसे बहुत महान व्यक्ति के लिए आप नहीं यूज करोगे, गांधी जी किक द बकेट, या फिर सॉरी, मतलब ये उनका तो असैसिनेशन हुआ था, मान लिया जाता नेहरू जी किक द बकेट, नो, इट इज वेरी मच फॉर्मल। अब बिल्कुल ऐसे जो बिल्कुल लाइट वे में जब कहना चाहोगे कि कोई आदमी मर गया, उसके लिए आप ये कहोगे, राइट। जैसे, या कोई चीज के लिए खत्म हो गया या बंद हो गया, कुछ भी आप कह सकते हो। जैसे कि, और इसका कहां से आया है? जो पुराने टाइम में क्या होता था, एनिमल को एक बीम से हैंग किया जाता था, ठीक है, जब वो मर जाता था तो वो बकेट को किक करता था, तो वहां से ये आया है, राइट। अ कैजुअल वे टू रेफर टू डेथ, बिल्कुल कैजुअल वे है किसी डेथ को रेफर करने के लिए, उसको कहते हैं किक द बकेट। जैसे कि द ओल्ड टीवी फाइनली किक द बकेट आफ्टर ईयर ऑफ सर्वाइविंग गेमिंग मैराथन एंड सोडा स्पिल्स। जो भी है, एक ऐसा टीवी शो था जो बहुत ही बेकार था, लेकिन अब वो किक द बकेट हो गया है, धीरे कैसे कैसे करके वो सर्वाइव हुआ, अब वो किक द बकेट हो गया, मतलब टीवी प्रोग्राम खत्म हो गया, ठीक है। द ओल्ड टीवी फाइनली किक द बकेट, मतलब जो ओल्ड टीवी था, सॉरी प्रोग्राम नहीं, ओल्ड टीवी, वो अब बंद हो गया है, नहीं काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 16th, नॉट टू मीन्स मैटर। अब मीन्स मतलब क्या होता है? मीन्स मतलब क्या होता है? जो टू कट इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस, ठीक है।
अब यहाँ नॉट लगा है, नॉट टू मीन्स नॉट टू मीन्स वर्ड्स मीन्स नॉट सॉफ्टनिंग, हाँ सॉफ्टनिंग एंड सरोगेटिंग देम, जस्ट सेइंग थिंग्स एज दे आर। अब नॉट टू मीन्स मैटर मतलब होता है कि जो चीज जैसा है वैसे ही किसी को कह देना। आप समझ रहे हो, ओपनली और डायरेक्टली बात करना, इवन द ट्रूथ इज हार्श एंड अनप्लीजेंट। चाहे कोई चीज आप कहते हैं ना, जो कई लोग उसको मिर्च मसाला लगा के बोलते हैं, तो आप मिन्सिंग द मैटर कर रहे हो। नॉट मिन्सिंग द मैटर, नॉट टू मीन्स द मैटर मतलब हुआ बिना लाग लपेट के सच बोलना, सीधे और स्पष्ट रूप से बात करना, चाहे वो कड़वी ही क्यों ना हो। जैसे कि व्हेन द प्रोजेक्ट वाज अ टोटल मेस द टीचर डिडंट मीन्स मैटर, शी सेड इट स्ट्रेट, दिस नीड्स टू बी रीडन कंप्लीटली। अब कोई प्रोजेक्ट था बिल्कुल खराब हो गया, तो टीचर ऐसा नहीं जो इधर उधर की बात किया, टू द पॉइंट किया, जो भाई ये खराब हो गया उसको फिर से करो, राइट। नॉट टू मीन्स मैटर मतलब स्पष्ट बोलना, मीन्स मैटर मतलब इधर उधर की बात करके बोलना, ठीक है। नॉट जरूरी है। ऑल अगॉग, ये अगॉग क्या है, एक फ्रेंच वर्ड है, इन अगॉगस, इसका मतलब हाई स्पिरिट होता है, राइट। तो ये डिस्क्राइब करता है समवन फुल ऑफ एक्साइटमेंट और एंटिसिपेशन। जब कोई बंदा बहुत ही ईगर हो, एक्साइटेड हो, क्यूरियस टू नो समथिंग, राइट, बेकरार होना, बहुत उत्साहित या जिज्ञासु होना, तो उसको ऑल अगॉग कहते हैं, राइट। द स्टूडेंट्स वर ऑल अगॉग टू फाइंड आउट हु वोन द टैलेंट शो। अब एक कोई शो हुआ था, राइट, या योर फ्रेंड वर ऑल अगॉग टू नो द एसएससी रिजल्ट्स। आपने जो एग्जाम दिया था वो बहुत एक्साइटेड था, बहुत ईगर था। आई वॉज ऑल अगॉग टू नो हु वोन द इलेक्शन इन इन लोकसभा। लोकसभा में कौन इलेक्शन जीता, मैं जानने को बहुत ही ज्यादा उत्सुक था, वेरी एक्साइटेड था, बेकरार था, जिज्ञासु था, उत्साहित था। तो उस सब सेंस में आप किस चीज का यूज करोगे, ऑल अगॉग, वेरी ईगर, एक्साइटेड और क्यूरियस टू नो और टू सी समथिंग, ऑल अगॉग। होप आप बहुत क्लियर रूप से इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट, टू ड्रॉ द लॉन्ग बो, टू ड्रॉ द लॉन्ग बो। अब ये क्या है, ये मान लेते हैं ये धनुष है, धनुष के ऐसे बनाओगे ना, राइट, ये इसका ये मान लेते हैं इसका ये स्ट्रिंग है। अब उसको ड्रॉ कर रहे हो, लॉन्ग बो मतलब बहुत ही ज्यादा एग्जैगरेट करना, कोई चीज को यू नो अनबिलीवेबल स्टोरी बताना, स्ट्रेच द ट्रूथ। अब इसको कह रहे हो बात बढ़ा चढ़ा कर करना, राइट, सच को तोड़ मरोड़ कर कहना, झूठ बोलना। ये मिडिएवल इंग्लैंड से आया है, जहां आर्चर जो है यूज लॉन्ग बो, ओवर टाइम ड्रॉइंग द लॉन्ग बो केम टू मीन स्ट्रेचिंग द ट्रूथ, लाइक पुलिंग अ बो टू फार। अब कोई चीज को आप जैसे ये धनुष होता है ना, उसकी जो रस्सी होती है उसको आप तान रहे हो, तीर रहे हो, राइट। तो वही है हुआ, जो कोई बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना या कोई अविश्वसनीय चीज बोल देना या झूठ बोल देना। तो टू ड्रॉ अ लॉन्ग बो, तो उसका इसका मतलब होता है जो यही बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना। जैसे कि ही सेड ही सा यूएफओ आउटसाइड द विंडो, वी थिंक ही वाज जस्ट ड्राइंग द लॉन्ग बो अगेन। अब आपके कोई फ्रेंड है, अब कहते हैं अरे भाई मैं खिड़की से एलियन को देखा, तो ये विश्वास करने वाली बात है क्या? नहीं। अब मान लेते हैं जो 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 एक आपका ऐसा फ्रेंड है जो ये कह दिया जो अरे मैं हिमालय पे चला गया था, ऑल्दो वो छोटी मोटी पहाड़ चढ़ लेता है, लेकिन इतना ट्रेंड नहीं है जो वो हिमालय पर चढ़ जाए। तो ये व्हाट ही इज डूइंग, ही इज जस्ट ड्राइंग द लॉन्ग बो, राइट। तो बात को जब बढ़ा चढ़ा कर बोला जाए, सच को तोड़ मरोड़ कर बोला जाए, झूठ बोला जाए, तो उसको हम लॉन्ग बो कहते हैं, राइट। नेक्स्ट 19, स्पीक एंड स्पैन। स्पीक एंड स्पैन, SPIC, स्पीक एंड स्पैन, इसका मतलब क्या हुआ, नीट, क्लीन एंड वेरी टाइडी। अब ये कहां से आया है, ये जो स्पीक मतलब क्या होता है, न्यू नेल और स्पाइक, ये जो, और स्पैन मतलब होता है जो मीट अ फ्रेश वुड चिप, और दोनों मिलकर के क्या हो गया, स्पीक मतलब आप नेल मतलब आप जानते हो जिसको हम लोग कांटी बोलते हैं, राइट। या स्पाइक जो काटने वाला होता है, तो लकड़ी काटने वाला होता है। अब वुड चिप जो है, जो जो डंडा होता है कोई चीज में, ठीक, नेल में जो लकड़ी का डंडा होता है वो बिल्कुल फ्रेश हो, और जो स्पीक ये भी नया हो, तो इसका मतलब क्या हुआ है, ये जो बिल्कुल डिस्क्राइब समथिंग ब्रांड न्यू।
मतलब स्पॉटलेस, इसमें नीट है, कोई चीज दाग धब्बा नहीं है नई चीजों पे। तो ये यहीं से आया है स्पीक एंड स्पैन। चमाचम, चकाचक, एकदम साफ सुथरा, चमचमाता हुआ, पूरी तरह से व्यवस्थित। आप समझ रहे हो, स्पीक एंड स्पैन मतलब नीट, क्लीन एंड वेरी टाइडी। रिया क्लीन हर रूम अंटिल इट वाज स्पीक एंड स्पैन बिफोर हर फ्रेंड्स केम ओवर। रिया अपने रूम को तब तक साफ किया जब तक कि उसका रूम बिल्कुल स्पीक एंड स्पैन नहीं हो गया उसके फ्रेंड के आने से पहले तक, ठीक है, एकदम साफ सुथरा, स्पीक एंड स्पैन। आप समझ गए। नेक्स्ट जो है 20। अब हम लोग 20 पे आ गए हैं बच्चों। अब यहां से जो हम देखते हैं, मैं आपको एक बात यहां बताना चाहता हूं, इफ यू लाइक दिस सेशन, यदि आप सेशन को पसंद कर रहे हो तो आप उसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उसको शेयर करें, उनको ये बताएं, जो एक है चैनल जहां इंग्लिश पढ़ाया जाता है और पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है। अब जैसे कि हम लोग अभी इडियम्स एंड फ्रेजेस कर रहे हैं जो कि सारे एग्जाम के लिए यूजफुल है, जो भी एग्जाम है, सीडीएस, एनडीए, एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है, जहां भी इंग्लिश का सिलेबस है उस वहां भी है। तो आपके फ्रेंड्स जो भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसके साथ ये आप चैनल को शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक। इसके बाद आपको जो भी लग रहा हो, इफ यू आर लाइकिंग और इफ यू डोंट लाइक और यू आर नॉट लाइकिंग, राइट, दोनों केस में आप कमेंट करिए, जो सर हियर इज द प्रॉब्लम, नो सर आई लाइक दिस, जो भी आपको कहना है बिल्कुल, बिकॉज वी वांट टू इम्प्रूव एंड वी वांट, सर्टेनली वी वांट टू बी द बेस्ट इंग्लिश, यू नो, सेक्स इंग्लिश के लिए जो चैनल है हम लोग बनना चाहते हैं। तो इसमें आप लोगों का सपोर्ट एंड कोऑपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताएं जो क्या करना है, कौन से टॉपिक पे पढ़ना है, क्या आपको चाहिए, इंग्लिश से रिलेटेड जो भी चीज है आप जरूर बताएं, राइट। अ मूट पॉइंट मतलब क्या होता है, जो ऐसा सब्जेक्ट और ऐसा इशू जो डिबेटेबल हो, मतलब विवादास्पद या महत्वहीन विषय जिस पर बहस हो सकती है, ठीक है, लेकिन अब उसका कोई खास मतलब नहीं रह गया। जैसे कि a subject or issue that is debatable, uncertain, and no longer relevant, right? Whether we should have started earlier is a moot point now. The assignment is already submitted, right? तो ऐसा 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 सब्जेक्ट और ऐसा इशू जो विवादास्पद हो, जिस पर बहस हो सकती है, लेकिन उसका कोई खास मतलब नहीं रह गया, ऐसे केस में इसको हम मूट पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मूट पॉइंट। अब ये आया कहां से? Old English law, where students argued moot cases, hypothetical situations for practice. Over time, it came to mean something that is open to debate or does not really matter anymore. मतलब ऐसा सब्जेक्ट जो जिसपे बहस किया जा सकता है, विवाद हो सकता, मतलब विवादास्पद कह सकते हो, राइट। तो उसको हम मूट पॉइंट कहते हैं। अब नेक्स्ट है अ वाइल्ड गूज चेज। बिल्कुल मतलब बेकार की दौड़ भाग आप कर रहे हो, ऐसा ऐसी खोज जिसकी हासिल ना हो, मतलब ऐसे काम कर रहे हो जो जिसका कोई कॉन्सिक्वेंसेज ना निकल पाए, निरर्थक प्रयास है, मतलब इसका कोई सार्थक परिणाम नहीं आएगा, राइट। ऐसा प्रयास जिसका सार्थक परिणाम नहीं आएगा उसको हम क्या कहते हैं? वाइल्ड गूज चेज। अब ये जो है ये कहां से आया है? फर्स्ट यूज बाय शेक्सपियर इन ओल्ड हॉर्स रेसेज। अ वाइल्ड गूज चेज मींस horses following a leader at a wild angle, hard to predict and catch. Later it came to be any pointless and difficult pursuit। मतलब वही बात हो गई, जो a hopeless और pointless search for something that is difficult or impossible to find। जो एक होपलेस चीज हो, पॉइंटलेस, जिसमें कोई पॉइंट ही नहीं हो, कोई सार्थक ही नहीं हो, और उसको आप कर रहे हो, तो ये डिफिकल्ट, उसको पता करना डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए इसको हम वाइल्ड गूज चेज कहते हैं। जैसे कि he spent hours to looking for a teacher who had already left the school। It was a wild goose chase। अब मान लेते हैं आप एक टीचर स्कूल में हो, आपके टीचर चले गए लेकिन आप उसको खोज रहे हो। व्हाट यू आर डूइंग? जस्ट यू आर चेजिंग अ वाइल्ड गूज, राइट। मींस कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, राइट। तो ऐसा चीज जिसका निरर्थक प्रयास कर रहा हो या निरर्थक प्रयास हो, उसको हम क्या कहते हैं? अ वाइल्ड गूज चेज कहते हैं, राइट। होप ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो है बच्चों, एट लॉगर हेड। एट लॉगर हेड मतलब हुआ जो इन स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट और कंफ्लिक्ट विद समवन, राइट। अब ये कहां से आया है? डेट बैक्स टू द 1600। लॉगर
ये लॉगर हेड मतलब क्या हुआ, जो लकड़ी का एक ऐसा टुकड़ा जिसका हेड जो है ना वो मोटा होता है ऐसे, राइट, इसका ये मोटा होता है, राइट। तो जब दो इंसान टकराता था तो उसको जैसे ये यहाँ कह रहा है, डेट बैक टू द 1600 लॉगर हेड मीट अ ब्लॉक हेड और थिक हेडेड टूल। द फ्रेज केम फ्रॉम पीपल चेजिंग स्टबर्नली लाइक रैम लॉकिंग हॉर्न्स, राइट। तो जब कोई डिसएग्रीमेंट मतलब लड़ाई में हो, कॉन्फ्लिक्ट में हो, तो उसको हम कहते हैं एट लॉगर हेड, एट इन स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट और कॉन्फ्लिक्ट विद समवन। तो आप कह सकते हो ये जैसे किसी से तीव्र बहस या झगड़े की स्थिति में होना, किसी के साथ टकराव में होना, तो उसको हम एट लॉगर हेड कहते हैं। जैसे दे हैव बीन एट लॉगर हेड ऑल वीक्स ओवर वेयर टू गो फॉर हॉलीडे, मतलब दोनों में डिबेट चल रहा है जो भाई कहाँ जाए, सो दे आर एट लॉगर हेड, ठीक है। नेक्स्ट जो है 23, टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील। जाहिर सी बात है, कोई व्हील चल रहा है और इसमें आपने स्पोक डाल दिया, तो ये इसके प्रगति में आपने क्या किया, बाधा डाल दिया। तो किसी के काम में बाधा डालना, जानबूझकर किसी योजना या प्रगति में रुकावट पैदा करना, तो उसको आप क्या कहते हैं। जैसे कि आप एग्जाम देने जा रहे हो, राइट, आपके पास दो पेन है और किसी ने आपका पेन ले लिया जानबूझकर, सो व्हाट ही इज डूइंग, ही इज पुटिंग अ स्पोक इन योर व्हील, राइट। जानबूझकर किसी योजना या किसी आपके काम में रुकावट डालना, बाधा पैदा करना, तो उसको कहते हैं टू पुट स्पोक इन वंस व्हील। टू डेलिबरेटली ट्राई टू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग और हिंडर देयर प्रोग्रेस, उसके हिंडर मतलब रुकावट डालना, आपके प्रोग्रेस में रुकावट डाल रहा हो, तो उसको हम कहते हैं अप टू द पुट अ स्पोक इन योर व्हील्स। 24th है थ्रो अप द स्पॉन्ज। अब ये थ्रो अप द स्पॉन्ज क्या है, जो सरेंडर, आप हार मान लेते हो, कोशिशों के बाद भी सफलता न मिलने पर प्रयास छोड़ देना। अब ये कहां से आया है, अब फ्रॉम पुराने समय में बॉक्सिंग जब होता था, a sponge was thrown into the ring by the boxer training to stop the fight and surrender. It showed that fighter could not no longer continue. अब ये जो रिंग है, राइट, और दो फाइटर जो है वो यहाँ फाइट कर रहा है। अब इसका ट्रेनर इस साइड है, ट्रेनर वन, ट्रेनर टू। ट्रेनर टू को लग रहा है जो इसके जो फाइटर है अब वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, तो वो एक स्पॉन्ज फेंकता है, राइट। कहने का मतलब जो अब ये जो बंदा है वो सरेंडर कर रहा है, कंटिन्यू नहीं करेगा। तो थ्रो अप द स्पॉन्ज मतलब यही हुआ, टू गिव अप और सरेंडर, स्पेशली ट्राइंग हार्ड। तो जब आप कोशिश करने के बाद भी आप हार गए, हार आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप प्रयास छोड़ दिए, तो इसको हम कहते हैं थ्रो अप द स्पॉन्ज। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, आफ्टर फेलिंग द एंट्रेंस एग्जाम 3 times, 3 बार एंट्रेंस एग्जाम फेल होने के बाद ही फाइनली थ्रू अप द स्पॉन्ज एंड चूज अ डिफरेंट करियर पाथ। अब उन्होंने क्या किया, मतलब थक हार के प्रयास छोड़ दिया और दूसरे करियर पे को अपनाया, राइट। नेक्स्ट है बच्चों 25th, द अल्फा एंड द ओमेगा। द अल्फा एंड द ओमेगा, आदि और अंत, सबसे महत्वपूर्ण या संपूर्ण हिस्सा, मतलब शुरू से अंत तक, या कोई चीज का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हिस्सा होता है या संपूर्ण हिस्सा होता है, उसको अल्फा एंड ओमेगा कहते हैं। जैसे कि द बिगिनिंग एंड द एंड, इसका मीनिंग ये भी हो सकता है द मोस्ट एसेंशियल और ऑल इनकम्पासिंग पार्ट ऑफ समथिंग, मतलब जितने भी संपूर्ण हिस्सा या महत्वपूर्ण हिस्सा, संपूर्ण हिस्सा मतलब वही हो गया सब कुछ, द बिगिनिंग एंड द एंड यही हो गया। अब ये बाइबल से आया है। अल्फा एंड ओमेगा आर द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ द ग्रीक अल्फाबेट। ये जो ग्रीक अल्फाबेट है उसमें अल्फा जो है वो पहला लेटर है और ओमेगा लास्ट का लेटर है, तो वहीं से आया, यूज टू डिस्क्राइब गॉड एज इटर्नल बिगिनिंग एंड एंड। भगवान जो है इटर्नल है, आदि भी है अंत भी है, यही शुरुआत है यही अंत है। तो कोई चीज में जब आप ऐसे सेंस में यूज करना हो, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, फॉर नेहा हर पेरेंट्स आर अल्फा एंड ओमेगा, एवरीथिंग स्टार्ट्स एंड एंड विद हर सपोर्ट, विद देयर सपोर्ट। अब जो नेहा के लिए उसके पेरेंट्स क्या है, अल्फा एंड ओमेगा है। जो भी कुछ स्टार्ट होता है एंड होता है उनके लाइफ में, उनके पेरेंट्स के सपोर्ट से ही होता है। जैसे कि द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ योर कंपटीशन एग्जाम इज यू हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड। आपको बहुत मेहनत करना होगा बच्चों। आज 25 ही रहने देते हैं ड्यू टू सम रीजन, नेक्स्ट सेशन में उसको कवर करवा लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट लेक्चर। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया इसलिए इसको 50 तक कंटिन्यू नहीं कर पाए, बट श्योर वी विल डू वेरी सुन। थैंक यू।